नमस्कार, मैं काजल शर्मा नॉर्थ वेल्स इंग्लैंड से आज आप सभी का विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ। नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी, विशेष रूप से कुंवर अनुराग जी और उनकी सारी टीम, जिन्होंने आज ये सुअवसर मुझे दिया आप सभी के साथ जुड़ने का और कुछ बातचीत करने का और अपनी कथक की प्रस्तुति का। आशा करती हूँ आप इसका आनंद लेंगे। आज इस कार्यक्रम में मैं अपने कथक यात्रा के कुछ रोचक स्मरण, यादें, किस्से, उपलब्धियां आपसे शेयर करूंगी और कुछ कला पक्ष और भाव पक्ष की चीजें भी आपसे शेयर करूंगी प्रस्तुतियों में। मैं आरंभ करती हूँ माँ शारदा की वंदना से। तो मैं आरंभ करती हूँ अपना कार्यक्रम माँ शारदा की वंदना से। तिमिर सिंधु हर ले हे माँ, जगमग सकल ये जग कर दे, पथ आलोकित हो सब जन का, पथ आलोकित हो सब जन का, सत्य मार्ग को ही अपनाए, सत्य मार्ग को ही अपनाए, वर दे हे माँ शारदे, वर दे हे माँ शारदे, विद्या बुद्धि का हो समागम, सकल जगत को सजग कर दे, तिमिर सिंधु हर ले हे माँ, जगमग सकल ये जग कर दे। अपने कुछ स्मरण सांस्कृतिक यात्रा के दौरान, कथक यात्रा के दौरान, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आइए चलते हैं, बैठ के मैं बात करूंगी आपसे। मेरा जन्म आगरा में हुआ और मैं अपने परिवार में सबसे छोटी सदस्य हूँ। 7 भाई बहन, उसमें मैं सबसे छोटी। तो उसका फ़ायदा मुझे पूरा मिला अपनी कला को आगे बढ़ाने में, क्योंकि सारी परिवार का मुझे सहयोग रहा। और मेरे पिता सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, माता मेरी प्रिंसिपल थी, मैथमेटिक्स की टीचर थी, और मेरी माँ का बहुत अहम रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। और ये मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी माँ और मैं, इन्हीं की छत्र छाया में मैंने
सारा अपना जीवन बिताया और बहुत ही मेहनत से इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पे बैठे आपसे बात कर पा रही हूँ। बहुत छोटी उम्र से ही मुझे शौक था नृत्य का। बोलने से भी पहले मैं मूवमेंट्स किया करती थी और चीज़ों को मैं भाव के ज़रिए बताया करती थी। बोलना भी उस समय मैं नहीं आता था इतना, या जैसे बच्चे तुतला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, लेकिन मैं अपने डांस के ज़रिए, अपने भावों के ज़रिए अपनी बात क्लियर करती थी। मोहल्ले भर में नाचा करती थी और सबको कहती थी कि मैं टिकट बना रही हूँ। छोटी छोटी टिकट्स बनाती थी और सारे ऑडियंस को इनवाइट करती थी। मोहल्ले में जितने बच्चे होते थे, फ्रेंड्स होते थे, सबको बुलाती थी। तो वो अवस्था थी मेरी। वहीं से बाल कलाकार के तौर पर मैंने आगरा के सेनेट हॉल से अपना करियर स्टार्ट किया और 4 या 5 साल की उम्र थी तब से मैंने कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। आगरा के विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस और मंचों पर, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे कार्यक्रम दिए। उस समय फोक डांसेस करा करती थी। फिल्मी गाने होते थे जैसे बिंदिया चमकेगी और भी कई कई गाने। लिरिक्स अच्छे होते थे उनके, बड़े सुंदर होते थे, मीनिंगफुल होते थे। और मेरी माँ और मेरी बड़ी बहनें ये ध्यान रखती थी कि मैं वैसा गाना न चुनूं जिसमें कोई अश्लीलता हो, क्योंकि उस समय के हमारे संस्कार और आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। ये बात मैं कर रही हूँ 40-45 साल पहले की, 50 साल पहले की। और मुझे कला का बहुत शौक था, पेंटिंग का, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी पेंटर थी। तो अक्सर अखबारों में या तो मेरे नृत्य की फ़ोटो आती थी या मेरी पेंटिंग की फोटोग्राफ्स आती थी। और बेबी काजल के तौर पे आगरा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, आगरा शहर ने बहुत सराहा और एनकरेज किया। ये अलग बात थी कि आसपास के माहौल में, जैसे हमारे मकान मालिक थे या कुछ रिश्तेदार थे, कुछ इसको अच्छा नहीं मानते थे। और मेरे पेरेंट्स को यहाँ तक कह दिया था कि इस घर में घुंघरू नहीं बजेगा, तो आप अपनी बेटी को क्यों नाच करा रहे हैं, इस तरह के शब्द। तो बड़ा एक मेरे पेरेंट्स के लिए, खासकर माँ के लिए बहुत चैलेंज था कि उन्होंने शायद मेरी प्रतिभा देखी होगी और आगे बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन मकान मालिक ने ये धमकी दे दी थी कि इस घर में घुंघरू नहीं बजेगा, नहीं तो मकान खाली करके जाना होगा। तो मैं स्टोर रूम में घुंघरू जब पहनती थी छोटे होते, तो मम्मी उस पर चुन्नी बांध देती थी या कोई कपड़ा बांध देती थी ताकि उसकी साउंड बाहर ना जाए, नहीं तो मकान खाली करना पड़ेगा। इस तरह का माहौल था। तो कठिनाई थी बहुत, उसके लिए मेहनत की आगे आने के लिए। लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ठान ली जाती है तो फिर सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। तो मैंने बिंदिया चमकेगी के ज़रिए आगरा के बाहर काफ़ी शहरों में अपना कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। सौभाग्य से लखनऊ में मैं गई थी जननाट्य संघ के साथ ग्रुप में। उस समय राजेंद्र रघुवंशी जी के नेतृत्व में जननाट्य संघ बहुत अच्छा काम कर रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। और मैं वहाँ बेबी कलाकार के तौर पे अक्सर उनके साथ कार्यक्रम किया करती थी, जहाँ से मुझे बहुत प्रोत्साहन भी मिला और अनुभव मैंने बहुत वहाँ से लिया। मंच पर आने का एक कहते हैं ना कि निर्भीक होके नाचना, एक खुल कर नाचना, मजा लेके, आनंद कर लेके नाचना, ऐसे मौके की जरूरत होती है, अवसर की जरूरत होती है। तो वो अवसर मुझे जननाट्य संघ के द्वारा मिले और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनर व्हील, जेसीज, आगरा के जितने तमाम क्लब्स और मेडिकल कॉलेज, काफ़ी सारे बैंक्स, सबके इंटरनेशनल, नेशनल जो भी इवेंट्स होते थे उसमें मैं पार्ट लेती थी। और सरकारी तौर पे भी और प्राइवेट तौर पे भी जितने कार्यक्रम होते थे उसमें मेरा ज़रूरी उसमें कार्यक्रम होता था। तो लखनऊ में मैं एक बार गई कार्यक्रम अपना करने, और मेरे
11 डांसेस थे उस एक हफ्ते की नुमाइश के प्रोग्राम में। पहले नुमाइशें होती थी, मेले लगते थे, और केसरबाग की नुमाइश थी। वहाँ पे मेरा बिंदिया चमकेगी का कार्यक्रम देख के एक बहुत बुजुर्ग से व्यक्ति ने आके मेरी माँ से कहा कि इसको कल मेरी क्लास में लेके आइएगा। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही है, क्योंकि वो जो व्यक्ति, जो इंसान मम्मी को आके बोले कि इसको, बच्ची को आप मेरी क्लास में लेके आना कल, वो कोई और नहीं थे, मामूली इंसान नहीं थे। वो थे नृत्य सम्राट बिरजू महाराज जी के चाचा जी, लच्छू महाराज जी, महान महान कलाकार। उन्होंने मुझे देखा और शायद उन्हें कुछ दिखाई दिया कि ये, इसको कथक सीखना चाहिए, और उन्होंने मुझे इस तरह से कथक में, उन्होंने ही मुझे कथक में वो लेके आए, और उनके ज़रिए फिर मैं बिरजू महाराज जी की क्लासेस तक पहुंची दिल्ली में। मैं महज 7 साल की थी, तभी से एक जुनून सा मुझे हो गया कि मुझे कथक ही सीखना है। तो ये संभव नहीं था कि लखनऊ या दिल्ली जाके हम रहें, क्योंकि परिवार बड़ा था और मेरी माँ को और भी फैमिली के मेंबर्स के साथ भी जिम्मेदारियां थीं, बहनें सब पढ़ रही थीं। तो आगरा में बाबूलाल श्रीवास्तव जी से मेरी कथक की तालीम शुरू करी, और उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े स्नेह से मुझे सिखाया। वो जयपुर घराना करते थे, और इस तरह से मेरी जयपुर घराने से शुरुआत हुई। लेकिन जो पहला मेरा लेसन था वो लच्छू महाराज जी से मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। वो लखनऊ घराने के सम्राट थे। तो दोनों घराने की तालीम का थोड़ा थोड़ा मुझे ज्ञान मिलने लगा सौभाग्य से। इसी दौरान मैंने गायन की भी शिक्षा ली गोपाल लक्ष्मण गुने जी से भारतीय संगीतालय में। फिर मैंने गिटार भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा, तबला भी सीखा, और साथ साथ मैंने थिएटर, नाटक, एक्टिंग का भी मुझे बहुत शौक था। तो थिएटर भी बहुत सारा किया, जननाट्य संघ के साथ भी, और रंगकर्म हमारी संस्था बनी, पंश्री बंशी कौल जी के निर्देशन में वर्कशॉप हुआ, उसमें मैंने भाग लिया। तो वहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक मैं अपना परफॉर्मेंस नाटक का करने के लिए गई। अनिल चौधरी जी के निर्देशन में एक प्ले था बकरी, तो उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब मैंने परफॉर्म किया तो मैं सिर्फ 14-15 साल की थी, और वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल जो थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उन्होंने कहा कि आप इधर एडमिशन ले सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कथक केंद्र मुझे जाना था, क्योंकि महाराज जी वहाँ कथक सिखाते थे, और कथक केंद्र के साथ ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बिल्डिंग थी। तो जब मैं वो परफॉर्म कर रही थी थिएटर, अपना एक्टिंग का प्ले, तो साथ में महाराज जी की क्लास दिख रही थी। तो मेरा जो सारा अटेंशन थी अपनी एक्टिंग से ज़्यादा मेरी क्लास में महाराज जी के मेरा ध्यान था कि मैं वहाँ कब पहुँचूंगी। इसी दौरान महाराज जी से मिलने का मौका होता रहता था। मैं 14 साल की थी तब मैंने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की प्रादेशिक प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर दोनों ग्रुप में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। पहले जूनियर में, बाद में ये सीनियर का मेरा फोटोग्राफ है। तो यहाँ से महाराज जी जजमेंट पे आते थे, तो वो देख रहे थे कि मेरी यात्रा कैसे है, मैं सीख रही हूँ प्रॉपरली, तरक्की कर रही हूँ कि नहीं, और इंस्पायर करते रहते थे कि अभी और जम के करो, खूब रियाज करो। और ये डिसाइडेड था, मैंने दयालबाग से बीए किया, और उसके बाद फिर मैंने कथक ज्वाइन किया नेशनल स्कॉलरशिप से संगीत नाटक अकादमी के। वहाँ से आने के बाद, महाराज जी से सीखने के बाद, जो जैसे कोर्स था तो उसका स्कॉलरशिप था, वो जब फिनिश हुआ तो मुझे आगरा आना पड़ा। लेकिन वहाँ से एक मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि महाराज जी जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक ब्लेसिंग्स की तरह से है। और वहाँ से फिर मैंने अपना, जैसे कहते हैं कि महाराज जी ने जिस समय हमें विदाई दी सारे अपने शागिर्दों को जो फिनिश करके जा रहे थे वो कोर्स, कहा कि ये कला का बीज लेके जाओ और अपना अपना पेड़ जाके लगाना। तो वो बात मैंने अपने जहन में पक्की कर ली कि मुझे इस बीज से पेड़ बनाना है, इसको
इसमें फल आने चाहिए, ये फूलना चाहिए, इसको ब्लॉसम तक मुझे लेके जाना है और उसका कोई अंत नहीं होता। किसी भी आपकी कला की ऊंचाई, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई मेजर आप नहीं कर सकते हैं। हर कार्यक्रम अपने आप में एक ऊंचाई तक जाना चाहिए और उससे आगे बढ़ने की तरफ ही जाना चाहिए। तो ऐसा सोच के मैं आगरा आई और आगरा सौभाग्य से संस्कार भारती उस समय जन्म ले रही थी, उसका शुरुआत हो रही थी और माननीय आदरणीय पद्मश्री योगेंद्र बाबूजी के संरक्षण में मुझे संस्कार भारती के साथ जोड़ने का मौका मिला। और मैं बड़े विनम्रता और गर्व से कहना चाहूँगी कि मैं आई वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ संस्कार भारती। ये माननीय योगेंद्र बाबू जी यहाँ पे खड़े हैं और ये मेरा 21वां जन्मदिन है। मैं अपनी माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ और हमने घर में पूजा की थी और बाबू जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए। तो ये वो समय था, वो दिन थे जहाँ संस्कारों में मेरी परवरिश हो रही थी और कला यात्रा पे मैं अग्रसित हो रही थी। और मैं संस्कार भारती की नेशनल कमेटी में थी और कल्चरल मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी। और ये एक फोटोग्राफ है, ये मेरी माता जी हैं, ये मैं हूँ और बीच में हैं जो आजकल इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो हम लोग सब एक कमेटी में होते थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की कमेटी मेंबर थी मैं, सबसे छोटी उम्र की कमेटी मेंबर थी उस समय। इस तरह से वो यात्रा रही। और अभी बड़े सौभाग्य से जब मैं इंग्लैंड से गई थी कुंभ में प्रोग्राम करने के लिए, अपना कार्यक्रम करने के लिए, तो माननीय योगेंद्र बाबू जी ये अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे चित्रकूट से प्रयाग पहुंचे थे। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा एक सुखद संयोग था कि मैंने उनके दर्शन किए। और कहने का मतलब ये है कि किसी भी संस्था के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम वैचारिक रूप से तो जुड़ते हैं, साथ साथ हमारे संस्कार भी उसी तरह से ही उसी दिशा में जाते हैं। हम उन्हीं मूल्यों को एप्रिशिएट करते हैं, उन्हीं रास्तों पे आगे चलते हैं जो हमने बचपन से सीखे और जो हमें अपने परिवार से, गुरुओं से मिले। दिल्ली में कथक केंद्र में जब मैं थी तो महाराज जी के ग्रुप में, महाराज जी के कुछ अच्छे शिष्याओं में सिलेक्शन हुआ और इस तरह से ये जापान फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पिक्चर है। और इसमें यहाँ मल्लिका सरुक्कई जी हैं भरतनाट्यम की, शी इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी डांसर्स। बीच में महाराज जी हैं, ये मैं। तो कई जगह विदेशों में मुझे जाने का मौका मिला और ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान का है। करीब 32 बार मैंने हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन दिया, कथक को रिप्रेजेंट किया, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसी दौरान दयालबाग यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चरर की पोस्ट भी ली और वहाँ कथक सिखाना शुरू किया और कथक को बीए में सब्जेक्ट लाने के लिए सिलेबस भी बनाया उस समय। और मिसेस शेरी जो उस समय वहाँ की वाइस चांसलर थी, उन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया, उनका बहुत प्रेम रहता था और बहुत एनकरेजिंग थी वो, एक तरह से मेरी माँ की तरह से। उस दौरान मैंने कई फेस्टिवल्स में एज अ कंटिजेंट इंचार्ज, मैं बहुत यंग थी उस टाइम, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरी उम्र के ही थे जो उस समय एमए पीएचडी कर रहे थे। तो ये एक ऐसा पिक्चर है, हम लोग गए थे, मैं उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ और मेरे साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं सारे, ये दयालबाग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इनमें से ये लोग सब बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं आजकल। यहाँ ये जो खड़ी हैं ये रीता स्वामी हैं जो केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी की वाइस चेयर हैं इस समय, ये भी मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी।
और मोस्टली इसमें से जितने स्टूडेंट्स हैं आजकल कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का या अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो एक वो समय था जिसमें मैंने अध्यापन का काम भी किया। और दयालबाग का होली डांस हमारा ऑल इंडिया नेशनल यूथ फेस्टिवल में 3 बार हमने फर्स्ट प्राइज लिया। और बहुत ही एक ऐसा माहौल बन गया था कि हमारी यूनिवर्सिटी जाती थी तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कहती थी कि अरे दयालबाग का होली डांस आ रहा है तो हम तो जीत नहीं सकते क्योंकि वो ही फर्स्ट प्राइज लेता है। तो बड़े अच्छे दिन थे वो। और उस होली डांस के ज़रिए ही मुझे मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो जीवन साथी हैं, उनसे मिलने का भी मौका मिला। क्योंकि उस होली डांस में एक पार्टिसिपेंट था मेरा स्टूडेंट, बहुत अच्छा लड़का था, हर्ष शर्मा। तो मेरे जो हस्बैंड हैं सतीश शर्मा, वो उसके मामा हैं। और वो हर्ष हमेशा ही मेरी माँ से कहता था कि मैडम के लिए मैं अपनी फैमिली में ही मैडम को लेके आऊँगा, और मैं उसकी ही मामी बनी बाद में। तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, जो कि वो भी मेरा नसीब होली डांस के थ्रू, नृत्य के थ्रू ही मुझे अपना जीवन साथी मिला। इस समय जो मेरी फिल्मिंग भी कर रहे हैं, मोबाइल जिन्होंने पकड़ा हुआ है फिल्म बनाने के लिए, सतीश, मैं बाद में उनका पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। मुझे आर्ट पेंटिंग का, जैसे मैंने कहा, शौक रहा। तो ये 1981 में मैंने बनाया था जब मैं दिल्ली कथक एन में थी। तो शुरू से सृजनात्मक प्रवृत्ति रही है, गायन, वादन, नृत्य, पेंटिंग, बहुत शौक रहा मुझे। और अब मैं आपको ले चलती हूँ वापस से फ्लोर पे, जहाँ मैं एक ठुमरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। ये ठुमरी महाराज जी, बिरजू महाराज जी ने, मेरे गुरु जी ने गाई है। भरन जात पनघट की डगरिया, सुंदर लागी गुजरिया। भरन जात पनघट की डगरिया, सुंदर लागे गुजरिया। एरी सखी कासे कहूँ मैं, कान्हा किन्हीं चतुराई, कान्हा किन्हीं चतुराई। ये ठुमरी बेसिकली वो अभिनय का पीस है। वो कथक में पक्ष आता है, भाव पक्ष में, जिसमें हम भाव, संचारी भाव और अनुभाव सभी के द्वारा भाव बताते भी हैं और भाव दिखाते भी हैं। ये दो अलग अलग विधाएं हैं, भाव बताना, भाव दिखाना। ठुमरी श्रृंगार रस प्रधान एक पीस होता है, और अक्सर दादरा, रूपक, कहरवा, इस तरह से इसमें इसका चलन रहता है। और श्रृंगार के दोनों पक्ष इसमें होते हैं, संयोग भी और वियोग भी। और अलग अलग नायिकाएं, मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा, स्वाधीन पतिका, विनोदकंठिता, अभिसारिका, जितना अष्टनायिकाएं हैं, और अष्टनायिकाओं के अलावा भी जितनी और नायिकाएं हैं, ये तो अष्टनायिकाएं जो हैं ये प्रमुख मानी गई हैं। और भी नायिकाएं, उनका वर्णन जिसमें होता है, तो उनके भाव की अभिव्यक्ति होती है ठुमरी में। तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक ठुमरी, भरन जात पनघट की डगरिया, सुंदर लागी गुजरिया। तो इसमें अलग अलग पात्र, कभी मैं गोपी, कभी मैं कृष्ण, कभी मैं राधा, कभी मैं सखी, इस तरह से।
धर्म जाको पनघट की डगरिया सुंदर लागी गुजरिया। धर्म जाको पनघट की डगरिया सुंदर लागी गुजरिया। धर्म जाको पनघट की डगरिया सुंदर लागी गुजरिया।
बातचीत मैं आपसे करूंगी। आइए मैं आपको ले चलती हूँ अगले पड़ाव पे, जहां मैं आपसे बताऊंगी कि शादी के बाद 1993 में आगरा से मुझे निकलना पड़ा, जाना पड़ा। भारत से मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड जर्मनी में रहते थे और शादी के बाद वो हिंदुस्तान आए शादी के लिए और फिर हमें जर्मनी जाना पड़ा। तो इस तरह से शहर छूटा, देश छूटा, और क्योंकि नई जिम्मेदारी थी तो मंच से भी थोड़ा सा मैं दूर रही। परिवार की जिम्मेदारी थी, पत्नी का एक रोल निभाना था, और मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो भी तुम काम करो उसमें पूरा अपना संपूर्ण दो, 100% दो। तो मैं ओवर एम्बिशियस नहीं थी कि मैं ये भी करूं वो भी करूं और हाफ हार्टेडली इसको भी मैनेज करूं वो भी करूं, मेरा नाम भी होता रहे और मैं वैवाहिक जीवन में भी अपने रहूं। थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जो सुखद ब्रेक मैं कहूँगी, क्योंकि कथक सिर्फ शारीरिक नहीं था, कथक आत्मा में है, कथक जहन में है, रूह में है, दिल में है। तो वो वहीं पे संभला रहा और परिवार की जिम्मेदारियां आई, वो मैंने पूरी निभाई। ये मैं और मेरे हस्बैंड सतीश, हम लोग चेस्टर में आके, जर्मनी के बाद हम लोग चेस्टर में आके सेटल हुए और जर्मनी में हम लोग थोड़ा टाइम थे। फिर उसके बाद हम लोग यूके आ गए, इंग्लैंड आ गए, और इंग्लैंड में बहुत खूबसूरत शहर है चेस्टर, जहाँ पे हम लोग 23-24 साल रहे। और पिछले 5-6 साल से हम चेस्टर के पास में ही नॉर्थ वेल्स में ये जगह है, यहाँ पे मैं मूव की अपने परिवार के साथ। पारिवारिक जीवन में मुझे भगवान ने ब्लेसिंग्स दी 2 बेटों के जरिए, और ये दोनों बेटे इस फोटोग्राफ में तो छोटे दिख रहे हैं। बड़ा वाला बेटा डॉक्टर है और छोटा वाला बेटा 2 साल में डॉक्टर बन जाएगा। तो ये काफी पुराना फोटोग्राफ है, हम लोग शायद कहीं स्पेन हॉलीडेज के लिए गए थे। तो बड़े बेटे का नाम है भरत, जो भारत से इंस्पायर्ड होकर रखा गया, भरत। और भरत का ही रोल मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले स्टेज पे किया था, और भरत का रोल, और इसलिए भरत उसका नाम है तो वो मुझे याद आता है। और छोटे बेटे का नाम है गुंजित, इसका मतलब है महकता हुआ बुके, गुलदस्ता। तो परिवार की जिम्मेदारियां थी। ये कुछ समय पहले का फोटोग्राफ है जब मेरे बड़े बेटे को डिग्री मिली मेडिसिन की, रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका सेलिब्रेशन था, सेरेमनी थी। तो उस समय का ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि दोनों मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड और माई सेल्फ। तो ये सब परिवार का जो जिम्मेदारियां थी, ये सारी करते हुए मेरी सेकंड इनिंग शुरू हुई कथक की 2004 से। यहाँ से दोबारा से मेरी ज़िंदगी में कथक आया और उसको मैंने बहुत ही सीरियसली लिया, क्योंकि एक डांसर के नज़रिए से अगर आप देखें, सोचें, समझें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने फिजिक को मेंटेन करके रखने के लिए। और इट्स नॉट अबाउट योर फिगर, इट्स अबाउट योर स्टेमिना, इट्स अबाउट योर स्ट्रेंथ, फिटनेस। तो उस पर बहुत काम किया, क्योंकि यहाँ पे संगीत का ऐसा माहौल नहीं है। तो 2004 में मैंने सबसे पहले चेस्टर में क्लासेस अपनी शुरू की कथक की, और वॉइस संस्था है हमारी, वैदिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, बहुत ही डेडिकेटेड लोगों की संस्था है। और इसमें
मैं पिछले 16-17 साल से सिखा रही हूँ कथक। सौभाग्य से मैं ये विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी और गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि नॉर्थ वेल्स, नॉर्थ वेस्ट, मैनचेस्टर, इंग्लैंड का जितना नॉर्थ का हिस्सा है, यहाँ पे कथक को शुरू करने का श्रेय मुझे प्राप्त हुआ और जिसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपनी तालीम को देती हूँ, अपने गुरु की शिक्षा को देती हूँ। मेरे परिवार ने बहुत सहयोग दिया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने बहुत सहयोग दिया और उनके सहयोग से ही मैं कुछ कर पाई, क्योंकि जब 1 घंटे की ड्राइव जाना, 1 घंटे की ड्राइव आना और 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस, तो एक तरह से पूरा का पूरा दिन, तो बच्चे घर पे होते थे और मैं कथक सिखाने के लिए बाहर जाती थी, तो दूसरे शहर में जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सहयोग दिया। तो ये सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं हो सकता है, ये कई पड़ाव हैं। जब हम किसी स्ट्रेंजर के बारे में सुनते हैं वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन अगर आप नज़दीक से जाके देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, उसको महसूस करना चाहेंगे, ये मेरे ख्याल से जितनी लेडीज़ हैं प्रोग्राम जो देख रही हैं, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि कितनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और कला को जिंदा रखने के लिए, अपने उस जुनून को, पैशन को जिंदा रखने के लिए आपको अपना समय में से ही निकालना पड़ता है। फिर आपको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कुछ आपको चुनना पड़ता है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज हो जाती हैं। आप फिर नॉर्मल इंसान की तरह से सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कथक की शिक्षा, प्रचार प्रसार करने के लिए ही मुझे जुनून रहता है, मेरा पैशन रहता है और मैं उसमें कार्यरत होती हूँ। और उसके लिए एक नॉर्मल हाउसवाइफ या एक लेडी की लाइफ से थोड़ी लाइफ फर्क रहती है। सो आई डोंट डू एनी पार्टीज, नो किटी पार्टीज, नो पार्टीज, नथिंग। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय नहीं मिलता, समय की इतनी डिमांड होती है। अपना रियाज करना है। मैं हिंदुस्तान आती हूँ, हर साल कार्यक्रम करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, तो उसके लिए मुझे तैयारी करके आना होता है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना महान, उसमें वहाँ पे कलाकार हैं, इतने सब ज्ञानी गुणी लोग हैं, आप लोग जैसे लोग जो कि सृजन करते हैं। तो आप सब लोगों के सामने आके परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं पूरा उस अपने लेवल पे और अपने 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 पैमाने पे मैं खरी उतरूं। तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होती है, अपना समय देना होता है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर इंस्पायरिंग अदर्स की सारे काम करने होते हैं और उसके साथ साथ कला को भी अपना आगे बढ़ाना होता है। सौभाग्य से मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला 2004 का, जो कि किसी वजह से एकेडमी के अवार्ड 10 साल तक नहीं सेरेमनी हो रही थी, तो उन्होंने वो सारे प्राइजेस रिलीज किए सेरेमनी की 2014 में। तो मुझे 2014 में बट 2004 के लिए संगीत नाटक एकेडमी का स्टेट अवार्ड मिला, वेरी प्रेस्टिजियस, और जिसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ उत्तर प्रदेश की। और वो आभार तो आगरा से ही शुरू होता है, और अपने देश से कुछ भी रिकॉग्निशन मिलता है, प्यार मिलता है, उसकी एक अलग खुशबू होती है, उसकी एक अलग तासीर होती है, एक अलग स्ट्रेंथ होती है, जो आपको बहुत हिम्मत देती है अपने। और यहाँ पे चेशर अवार्ड, यहाँ की काउंटी का चेशर अवार्ड, सो आई वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी रेसिपिएंट ऑफ दैट अवार्ड। चेशर काउंटी काउंसिल का अवार्ड था, जो कि मुझे यहाँ हिंदुस्तानी भारतीय नृत्य, संगीत, कल्चर को प्रमोट करने के लिए मिला। और सिर्फ कथक की ही शिक्षा नहीं होती है, इसके साथ अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपने मूल्य हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बताऊं कि मैं छोटे बच्चों की क्लास में संस्कृत का गायत्री मंत्र लिया हुआ है हमने, ओम भूर्भुवः स्वः। तो जब बच्चे अपने अपने घरों में उस पर प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी बच्चा सीख ही रहा है, लेकिन संस्कृत इतनी अच्छी तरह से श्लोक पूरा गा रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः गा रहा है।
तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको मार्गी संगीत में इसीलिए शामिल किया है कि ये पूरे संस्कार हैं हमारे, ये एक मार्ग है हमारा सुबुद्धि का, सुसंस्कृति का और सुसंस्कारों का, उस तरफ बढ़ने का मार्ग है ये। तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपना पहनावा, सभी चीज़ें कथक के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। और जैसे भाव होते हैं, अभी ठुमरी में था भाव, लज्जा का भाव है, शर्माने का है, हिचक है, छेड़छाड़ है। जो कथानक होते हैं, उन कथानकों को भी सीखने का, समझने का मौका। अपनी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को अगर सिखाती हूँ कि पनघट जल जमुना भरन कैसे जाऊं, जमुना नदी है, जल पे भरने जाना पड़ता है, नदी पे पानी भरने जाना पड़ता था। तो कई बच्चों को लगता है कि उनके घर में नल नहीं होते हैं। तो ये जो अपने ट्रेडिशंस हैं या पिछले समय की चीजें हैं, उनको उसका भी इंट्रोडक्शन देना, आभास कराना, ये भी नृत्य के माध्यम से होता है। और जैसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी घड़े को पकड़ा नहीं, मटकी को पकड़ा नहीं, मटकी देखी नहीं, तो वो मटकी टूटने का भाव कैसे करेंगे? उन्होंने कभी वो फील नहीं किया। तो मैं उनको सिखाते टाइम कहती हूँ कि आप प्रिटेंड करो कि आप नदी पे हो और जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो अलग सिस्टम है सारा, आप यहाँ नदी पे पानी भरने नहीं जा सकते ऐसे। और सारे सखियों को लेके जा रहे हैं, या बरसात में भीगना है, मल्हार का म्यूजिक चल रहा है और हमने गतभाव लिया है बारिश का। तो यहाँ पे सर्दी ज्यादा रहती है, बारिश में भीगने का ऐसा नहीं होता कि बारिश में भीग रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, वो तो टॉर्चर हो जाता है बारिश में भीगना। तो जब मैं क्लास में सिखाती हूँ कि रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश आई, तो उसमें हमें आनंद आ रहा है और हम मजा ले रहे हैं उसका, बरसात का आनंद ले रहे हैं, पूरे हमारे बाल भीग गए, चुनरिया भीग गई। अब चुनरिया का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो चुनरिया कैसे आएगी, घूंघट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो सब चीजें, ये सारे संस्कार हैं जो कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। तो उसका एक मैं प्रयास करती रहती हूँ और कर रही हूँ और करती रहूँगी। अब मैं आपको पुनः वापस से फ्लोर पे लेके चलूँगी, जहाँ पे मैं एक कबीर दास जी की रचना आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। कबीर दास जी की रचनाओं में बहुत विरोधाभास होता था, तो उस पे भाव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये शब्द है, ना मैं धर्मी ना अधर्मी, ना मैं सेवक ना स्वामी हूं। तो विरोधाभास है, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, तो मैं तो तेरे पास हूँ। इस पे एक भाव मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी तिहाई यानी पोजीशन को हम 3 बार रिपीट करते हैं। ताल के मीटर के अंदर हमारा छंद जो रहता है मात्राओं का, उसमें 3 बार वो आनी चाहिए सम तक आने के लिए, तो उसको तिहाई बोलते हैं। एक तिहाई मैंने बनाने का प्रयास किया है, मैं आपको फ्लोर पे लेके चलती हूँ और वहाँ उसको तिहाई को पहले दिखाऊंगी। वो कला पक्ष का एक भाव, कला पक्ष का एक प्रस्तुति होगी। और ये आपसे मिलवाऊँ, ये मेरा एक्सेल है, ये हमारे घर का मेंबर है और बहुत ही संगीत प्रेमी है। जब भी मैं रियाज करती हूँ तो ये आगे वहीं पे सोता है, इसको संगीत से बहुत लगाव है, प्यार है। और yes, Axel, stay there. तिहाई का जैसे मैं जिक्र कर रही थी आपसे,
की जातियां मानी गई हैं, 3 की, 4 की, 5 की, 7 की और 9 की। 3 तकिट, 4 तक अधिक, 5 तक तकिट, 7 तक अधिक तकिट, 9 तक अधिक तक तकिट। तो थोड़ा कला पक्ष की मैं बात करना चाहूंगी। एक तिहाई बनाने का मैंने प्रयास किया है, और वैसे तो देखिए कला पक्ष में जो बोल हैं, धातिर गिर तक, तातिर गिर तक, धुम गिर तक, धगत तगिर तक, तथे तगिर तक, तत्थे हृदय, ताथे तदय, ये इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये सारे, एक्सेल बैठ जाओ, एक्सेल sit down, sit down, sit down, एक्सेल sit down, come to mama, sit down, sit down, sit down, good boy, sit down। तो ये सारी जितनी जातियां हैं, ये बोल जितने हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई कथानक जोड़ते हैं तो उसमें एक रस की निष्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तिहाई मैंने बनाने का एक प्रयास किया है। तगड़ी तकिट तक तकिट तक दिग तकिट तक दिग तक तकिट धान धति दान धिट धान धति दान धिट धान धति दान धा तगड़ी तकिट तक तकिट तक दिग तकिट तक दिग तक तकिट धान धति दान धिट धान धति दान धिट धान धति दान धा तगड़ी तकिट तक तकिट तक दिग तकिट तक दिग तक तकिट धान धति दान धिट धान धति दान धिट धान धति दान धा। अब अगर इसमें कथानक नहीं जोड़ते हैं तो ये महज फुटवर्क या इस तरह से हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बोल की तरह से रह जाएगा। मैंने प्रयास किया है इस रस्सी खींचने का जो खेल होता है, खींचातानी, उसका एक प्रकार मैं दिखा रही हूँ। एक जना, 2 जना, 3 जना ऐड होते जाते हैं रस्सी खींचने के लिए। उसका एक छोटा सा भाव, धिन ना ना धिन धिन दा धा तिन तिन ता तक धगन का तधा धिन धिन दा धा धिन धिन ना ना तिन तिन ता तक धिन कलिन तक 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 तधान तधान, यहाँ पे नोट लगाए, तधान धाति धान मैंने पुल किया, धिट धान दूसरी पार्टी ने पुल किया, धाति धान धिट धान धाति धान धा कलिन तक तक मैंने खींच लिया, सब मेरे पास आया, जीत मेरी हुई। एक छोटा सा ऐसे कथानक जोड़ के मैंने बताया। तो ये मैंने बनाने का प्रयास किया था क्योंकि महाराज जी ने ऐसी अनेक चीजें एब्स्ट्रैक्ट में मीनिंग डाल दिए हैं। गिनती की तिहाइयां, वो गिनती से शेप बन जाती है। तो इसमें जाति का प्रयोग था, ये बोल जाति का बोल था। तकिट 3, तीसरी जाति, तक तकिट 5 खंड जाति, तक अधिक तकिट 7 की जाति मिश्र जाति, तक अधिक तक तकिट 9 की जाति। एक बार मैं पुनः बोलती हूं, और ये रियाज के लिए भी चीज, पढ़ंत के लिए, जिसको पढ़ना बोलते हैं हम, रेसिटेशन। कथक में रेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेसिटेशन के हिसाब से भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी तिहाई बनती है, और इसका पैटर्न भी इस तरह से बनता है कि 3, 5, 7, 9 तधान धति धान धिट धान। तो एक बार मैं फिर से पढ़ंत करती हूँ ताकि आप लोग इसका आनंद ले सकें। कृदिन्ना ना धिन्ना तिन तिन ता कर धिन्निन तधे तगिट तग तगिट तग 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 धान धति धान धिट धान धति धान धिट धान धति धान तधे तगिट तग तगिट तग दिग तगिट तग दिग तग तगिट धान धति धान धिट धान धति धान धिट धान धति धान धा तधे तगिट तग तगिट तग दिग तगिट तग दिग तग तगिट धान धति धान धिट धान धति धान धिट धान धति धान धा धिन धिन ना ना तिन तिन ता कर धिन धिन ना धा।